दिनों से हम बेगूसराय और झंझारपुर 2 दिनों का दौरा किया है। दोनों जगहों पर शेड्यूल कास्ट के बच्चे लोगों के साथ घटनाएं घटी है, जिसमें मौत की भी बात आई है। तो सबसे पहली घटना आपको बेगूसराय का एक गांव है, बीरपुर थाना में पर्रा गांव है, बीरपुर थाना बेगूसराय। वहाँ पर एक विक्रम कुमार नाम के शेड्यूल कास्ट का लड़का विक्रम कुमार कोदार शायद लिखता है, 17 वर्ष का उम्र था उसका और इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ता था। वो विक्रम कुमार एक गैर शेड्यूल कास्ट के लड़की के साथ उसका प्रेम था और प्रेम में वो घर से छोड़ करके दोनों दिल्ली चले गए थे और दिल्ली कई एक महीना वहाँ रहे। गैर एसी में क्या सवर्ण था कि अति पिछड़ा था क्या? अब हम कहेंगे गैर एसी, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। एक अपील हम करेंगे, कोई नहीं था क्या? नहीं, उसको हम नहीं कहना चाहते। तो जब ये मालूम हुआ कि वो लोग दिल्ली में हैं, तो जिस समाज की बच्ची थी उस समाज के साथ साथ कुछ और अगल बगल के लोग, उसमें एक नाम आता है नवीन सिंह, जो पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं उसी थाना या उसी प्रखंड के। तो वो लोग वहाँ गए एक कहने के लिए, जब जो बात हो गई सो हो गई, अब चलो गांव में लगभग सब लोग अपना राजी नुमा से तुम लोग अपना जीवन व्यतीत करो। दोनों लड़का लड़की सोचे कि तो अच्छी बात है। वो चले आए यहाँ थाना पर, वो थाना बीरपुर थाना बीरपुर है। तो जैसे ही थाना पर ये लोग आए तो 23 मार्च को वो लोग आए, 23 मार्च को थाना पर आए। तो थाना पर आने के बाद विनय सिंह और थानेदार दोनों मिलकर कहा कि आइए गए हो तो लड़की को अपना घर भेज दो और तुम अपना घर जाना। तो पहले लड़की को भेज दिया गया घर और लड़का को वहीं रखा गया और उसको खूब पीटा गया और रात में ही उसकी हत्या हो गई। तो 24 तारीख का दिन माना जाता है, 23 को आए और 24 को उसका डेड बॉडी के बारे में सब लोगों को पता चला। थाना में हत्या हुई? थाने में। अब थानेदार लोग कहते हैं और अगल बगल के लोग कहते हैं कि वो आत्महत्या कर लिया हमारा। और वहाँ के लोग का जो हम गांव में गए, उसके माता पिता तो नहीं थे, उसके चचा थे और अगल बगल के लोग थे, सबों ने यही कहा कि इसलिए कि एक वीडियो भी आया है, उसमें अपनी बात को कह रहा था कि देखो हमको लोग पीट रहे हैं, हमको लगता है कि बचने नहीं देंगे। और लास्ट में फिर ख़त्म हो गई बात। तो सब लोगों का कहना है कि पुलिस कस्टडी में ही उस लड़का को या तो जो विक्रम जी, इनको क्या नाम उनका बदलाया पिता से, हाँ नवीन सिंह इत्यादि और थानेदार दोनों मिलकर कुछ बाकी के बच्चा की हत्या कर दिया। और हत्या के बाद जब बात सामने आई तो उन लोगों ने यही कहा कि वो आत्महत्या किया है। लाश भी इन लोगों को उस समय देने में बड़ा हिचक किया। बाद में उसके नाना के परिवार वाले लोग उसकी माने दाह संस्कार वगैरह किए। हमारा कहना इसमें यही है कि ये चूँकि वहाँ, और आज हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहते हैं आप लोगों से, और विशुद्ध सामाजिक चर्चा आपसे करना चाहते हैं। विगत 2 दिनों में आपने की जगह हम लोग करेंगे आपसे, फिर मैंने दूसरे को बना दिया, बुलाया तो कुछ तो करेंगे, कुछ तक चलेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं हो कि वही हो जाए। और
और उनकी दबंगता से अगल बगल के लोगों से पता चला कि वो इतने दबंग लोग हैं कि जो विकास के काम की बात बोलते हैं या कहीं अन्याय किसी को रही है बात उसकी बात बोलते हैं तो उसको इसी प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। आज से साल भर पहले एक ज़्यादा परिवार कोई थे, उनको भी इसी तरह से उन लोगों ने हत्या कर दिया। तो लोगों का कहना ये है कि पुलिस के कस्टडी में पुलिस के मेल से वहाँ के जिसमें नाम बतला रहे हैं नवीन सिंह सहित लोग उसकी हत्या किया है। तो इस चीज़ की जांच हम इसलिए कहना चाहते हैं कि इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। अब इसका एक दूसरा पहलू है, इसका दूसरा पहलू ये है कि वही विक्रम कुमार का एक साथी था, साथी का नाम था संतोष नाम था। जी सर, संतोष ठाकुर। साथी का नाम था संतोष शर्मा और उसका उम्र 30 वर्ष का था। तो उसके पास वीडियो है, जिसमें स्थानीय सांसद माननीय गिरिराज सिंह का भी उसमें कुछ वक्तव्य है और वो बोल रहा था संतोष शर्मा कि हमारे साथ इस प्रकार की जाति हो रही है कि लगता है कि हमको भी बचने लोग नहीं देते। और उसका क्या, संतोष शर्मा का क्या गलती थी कि उस सोशल मीडिया पर उसने धमकी दी थी कि अगर विक्रम कुंवर की लाश और उसके साथ न्याय नहीं होगा तो हम लॉकडाउन तोड़ करके भी हम आंदोलन की रूपरेखा खड़ा करेंगे और इस परिस्थिति में हमारी हत्या लोग कर देगा। से हम तुमसे बात कर रहे हैं और इसमें पॉलिटिकल पैरवी हो रही है, सब लोग इसको बड़ा दूसरे रूप में ले रहे हैं, जिसमें बाबू गिरिराज सिंह का नाम भी आया है। वो वीडियो हम लोगों के पास है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो भी हम लोग सुनवा सकते हैं। इस आधार पर हमारा कहना है कि हत्या में गिरिराज सिंह भी शामिल है। शामिल नहीं है, कुछ बात किए हैं, हो सकता है पैरवी किए हों, बोले हैं कि मैंने हत्या कर लो। अब ये कैसे कहेंगे, ये तो जो आया तो सुन लीजिएगा। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुना दे सकते हैं वीडियो को। आपका आरोप क्या, गिरिराज सिंह हत्या करवाने में शामिल है? अब ये हम कैसे कहें? हमारा कहना है कि अगर वो थाना में जिस भी कारण से भी हो, वो जो वीडियो है वीडियो में समझ में आ जाएगा कि किस कारण से उन्होंने टेलीफोन किया। हमारा कहना ये है, आप क्या मैंने बात पर क्या निकला? अब वो हम नहीं लिखा था, हम इंक्वायरी ऑफिसर नहीं है, और उसके लिए तो हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे, सीबीआई जांच करे, क्योंकि लोकल पुलिस का हाथ है। सीआईडी को शायद दिया गया था, सीआईडी बिना परिश्रम किए हुए एक दिन में जांच रिपोर्ट दे दिया। और इस चीज़ को भी जो एक्यूज लोग हैं वहाँ गांव में दहशत फैला रहे हैं कि क्या हो गया सीआईडी जांच से, देखो सीआईडी जांच हम लोग के पक्ष में दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबू गिरिराज सिंह का क्या उसमें रोल रहा, ये तो जांच का विषय है। जांच की एजेंसी की बात अगर आएगी तो हमारे पास ही नहीं, दर्जनों लोगों के पास वो वीडियो क्लिप है। वीडियो आप देखे होंगे, आपको क्या लगा? सुने, आपको क्या लग रहा है? गिरिराज सिंह शामिल है, हत्या करवाने में शामिल है या बचाने में शामिल है? हम कोई नहीं कहने वाले हैं। हमारा कहना है कि वहाँ के लोगों की मांग है, हम भी सहमत हैं कि ये सीआईडी से जांच का मामला नहीं है, ये अंतर्जातीय विवाह का मामला है और जो सामाजिक सोशल स्टेटस आज है उसका मामला है। और इसलिए इसको सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच होनी चाहिए और मृतक परिवार को निश्चित रूप में दोनों को, चाहे संतोष शर्मा का नाम हो या फिर विक्रम का नाम हो, दोनों परिवार को मुआवजा देना चाहिए। ये अति पिछड़ा में है संतोष शर्मा और मृतक वो विक्रम है, वो शेड्यूल कास्ट में है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों को उचित मुआवजा दें और इसकी जांच सीबीआई से हो। एक हम आज जो सोशल एस्पेक्ट के आधार पर हम करना चाहते हैं, बहुत से मीडिया वाले बेगूसराय में उतर गए थे, आए थे, हमने भी उनको थोड़ी ढाई प्रार्थना किया था कि एक बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं उसको अगर एक लाइन का भी अगर जगह दे देते हैं पेपर में तो आएगा। हमने उनको उदाहरण दिया महाभारत का कि महाभारत काल में
वो जो सुवाद्रा थी, शिशुपाल की बहन, उसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन से किडनैप करा लिया। जो रथ पर नहीं थी, कृष्ण की बहन थी। कृष्ण, हाँ, भगना थे श्री कृष्ण सिंह के, तो भगना बहन उनकी थी, तो भी शादी करना चाहा। हाँ, राइट। तो वो उसको लिए जा रहे थे, तो कृष्ण जी, भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, कृष्ण सारथी मत बनो अर्जुन, तुम बना उसको सुभद्रा को दे दो। सुभद्रा हाथ में लगाम लेकर के चल जाए। तो ये शो करने के लिए कि सुभद्रा ने ही अर्जुन का ये किया है, वरण किया है या उसको अपहरण किया है। आज इस केस में वही हालत है। वो जो लड़की उसको भगा के ले गई। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं, विक्रम कुंवर का उम्र 17 वर्ष है, वो नाबालिग है, और वो लड़की का उम्र 18 वर्ष का है, वो बालिग है। तो नाबालिग बालिग को कैसे ले जा सकता है? तो इसलिए हम कहते हैं कि वो नाबालिग लड़की ही इसको फुसला कर ले गई थी। अगर कोई दंड देना था तो उसको देना चाहिए था। और समाज को हम कहना चाहते हैं कि आज IAS हो, IPS हो, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज भी नहीं कर रहे हैं, तो इंटर कम्युनिटी भी मैरिज कर रहे हैं। और जाति पाति कुछ नहीं है। राज जी ने भी कहा है कि जात पात कुछ है नहीं, कोई हरि के देखो हरि के हुई। इस लाइन पर आज इस समाज को आगे बढ़ना चाहिए। तो जब इंटेलेक्चुअल्स लोग, बुद्धिजीवी लोग, हमारे पुराने समय में भी जब कास्टिज्म को बहुत महत्व नहीं दिया गया था, तो आज इस आधुनिक युग में भी कास्टिज्म को महत्व न दें। और जब ये कास्टिज्म को महत्व नहीं देंगे तो शायद विक्रम की जो हत्या हुई न होगा। देशवी के वर्ग का चुके नहीं बनेगा, तो आपकी अब अगली रणनीति क्या है? यूपीए में है, नहीं है, इसमें एनडीए में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें क्या सा ऐड करना है? सिर्फ दानिश जी या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग की मांग महागठबंधन में समन्वय समिति यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की नहीं है। ये कांग्रेस के लोग, कल आप देखे होंगे भास्कर का कोई चल रहा था कार्यक्रम, उसमें मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उसमें सर आपको भी बुलाया गया था। हाँ, तो हम तो बाहर थे, नहीं आए। तो वो भी कहे, क्या कहते हैं, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी बोल ही रहे हैं, हमारे जो भाई हैं सन्ना प्रहला मुकेश साहब जी कह ही रहे हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टी है उसको एकदम रिजेक्ट कर चुकी है, तो आप लोग क्या करेंगे ये बता। अब तो चुनाव आ गया है, देखिए क्या करना। आपको स्मरण होगा कि हमने एक समय दे रखा था कि 30 दिसंबर तक अगर नहीं होगा तो हम लोग इस पर कुछ एक्शन लेंगे। तो 30 दिसंबर 2, 4, 5 दिन आगे पीछे हम लोग बहुत इसके लिए कवायद किया, बातें नहीं बनी। फिर लॉकडाउन का मामला आ गया और इधर हम 25 तारीख को एकदम डेडलाइन दिया है, 25 जून को, क्योंकि कल भी हमारे कांग्रेस के बहुत लोगों से बात हुई है और छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन लोगों से बात हमारी चल रही है। सबको इसलिए कहा है कि कांग्रेस के साथ और अन्य पार्टियों के साथ राज्यसभा का चुनाव जो कई प्रदेशों में है 19 तारीख तक वो लोग करेंगे। और जो यहाँ कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उनकी मां की का भी देहांत हो गया है, तो वो भी इस काम में लगे हुए 22 तक लगेंगे। तो 23-24 में वार्ता होगी और 25 को वार्ता हो या न हो, हम अपने स्तर से जो भी निर्णय लेना होगा आप लोगों को बुला करके उस दिन हम घोषणा। लेकिन मांझी जी लगातार आप नीतीश कुमार की बड़ाई करते, वो लोचन सदा यहाँ का ग्राम सनिया है, थाना भैरव स्थान, जिला मधुबनी का है। उसकी हत्या से संबंधित उसी भैरव थाना में कांड संख्या 79/2020 अंकित है। इसमें 302, 307, 504 इत्यादि और SC/ST एक्ट लगा हुआ है। एक घटना शायद 7 मार्च की, 7 जून की है और कल हम लोग गए थे 14 जून। उस समय तक इस घटना के उपरांत 3 लोचन सदा तो मर गया, साथ 3 आदमी घायल हुए। इसको जो मोहन सदा घायल था, दुर्गानंद सहायक था, मदन सहायक दिया था, इसको बताया गया है कि सलेमपुर थाना पंडौल के अनिल कुमार झा थे
और रोशन कुमार मिश्रा थे महनियापुर थाना भैरव स्थान के। ये सबको नामजद इसमें एक्यूज बनाया गया है। कहा गया कि जानबूझ के ये सब लोग ये थे शराब माफिया थे। ये जानबूझ करके लोचन सदा को और लोगों को मारने का प्रयास किया। तो लोचन सदा तो मर गए, लेकिन ये लोग अभी घायल हैं। अफसोस इस बात की है कि इसके बाद भी आज तक न तो मृतक परिवार को कोई लाभ मिला, राहत मिली, और न घायल को भी देखने वाला कोई नहीं। हम कल गए, सैकड़ों की भीड़ थी वहाँ पर। सब लोगों ने एक ही मांग किया कि ये जो अनिल झा जी हैं और रोशन कुमार मिश्रा हैं, ये दोनों दमंग हैं और इनके दमंगई के चलते इलाका में बहुत लोगों में दहशत है। इन लोगों पर निश्चित रूप में आवश्यक कार्रवाई की जाए। कल जब हम जिला पदाधिकारी मधुबनी से बात किया कि भाई आज 7 दिन हो गया, अभी तक कम से कम पारिवारिक लाभ योजना तो मिल जाना चाहिए था, अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए 3,000 तो मिल जाना चाहिए था, 23,000 24,000 पैसा तो मिल जाना चाहिए था, 1 पैसा उनको नहीं मिला है। तो ये तो बताया गया, वो उन लोगों का कहना है कि दुर्घटना में वो 4 लाख दिया जाता है, इसमें जब तक FIR में चार्जशीट नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। हमने ये कहा कि अगर 4 लाख और 7 लाख देने की बात है, अगर पैसा आप ना भी अभी दे सकते हैं तो पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। या जो घायल आदमी है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था। अगर इसको घटना ही, उन लोगों का कहना है दबाव में, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि दबाव में इस घटना को लोग हत्या की घटना नहीं मान रहे हैं, दुर्घटना की घटना मान रहे हैं। हम कहा कि अगर दुर्घटना को ही माना जाए तो 4 लाख में पैसा देना चाहिए था। तो ये नियम से हमने बात किया। तो हमारा कहना है कि ये दोनों सामाजिक और खास करके लॉ एंड ऑर्डर स्थिति भी जो बिहार में है उसको इंगित करता है, और शेड्यूल कास्ट के प्रति जो रवैया समाज की है वो इंगित करता है। इस पर आप लोगों का ध्यान, आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को, सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए आज आप लोगों को हमने प्रेम बस बुलाया है, और यही हमारा कहना है। आपको छोड़ चुका है। लेट मी कंप्लीट जो प्रश्न इनका हुआ तो आपकी बैठक में जा भी नहीं रहे, उसकी जवाब हम देंगे। तो इसमें आप कहाँ समझते हैं कि हम रामविलास पासवान जी का हम साथ दे रहे हैं? नहीं, आप आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से साथ दिए, उसके बाद तो नीतीश कुमार किससे मांग नहीं, अभी अपने नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि संविधान की अच्छा मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। संविधान के 9वीं सूची में डलवाने का वो सक्षम है, अकेले सक्षम है। वहाँ पार्लियामेंट्रियन कोर्ट बुला सकते थे, 131 MP लोग हैं, बुला के कोऑर्डिनेशन कमेटी कर करके बना सकते थे, सरकार पर दबाव डाल सकते थे। तो आज किससे कहते हैं? तो इसमें उनका समर्थन की बात आप कर रहे हैं, तो ये आप समझिए। रही बात नीतीश कुमार जी का, अभी तक तो फेल है रामविलास, निश्चित रूप में फेल है। दो अल्टीमेटम कोई बात कंप्लीट हो तो बात। सर और फिर आप माननीय नीतीश कुमार जी की बात बोले हैं। हम नीतीश कुमार जी के बारे में यही बोले हैं, कल भी बोले हैं हम वहाँ झंझारपुर में, कि माननीय नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता में हमको तनी भी संदेह नहीं है। वो समीक्षा कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, ताबड़तोड़ सारी बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो उद्देश देते हैं, निर्देश देते हैं, उसका अनुपालन नहीं होता है। हम कहा है कि मनरेगा में घोटाला हो रहा है, सभी काम हो रहा है मशीन से। ये कहते हैं कि 60 लाख लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, ये उसको उनको बताते हैं। दूसरा बात, अब तो क्वारंटाइन सेंटर खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में उन्होंने जो कहा था, हमने उनको कहा था कि इसमें भी महा घोटाला हो रहा है। महा घोटाला आपका निर्देश के बावजूद भी वहाँ पर कम आदमी रह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा का वहाँ हाजिरी बनाते हैं। जो 5,300 या 500 रुपये आप देते हैं, वो पैसा वहाँ नहीं मिलता है। उसके लिए आप एक फ्लाइंग स्क्वाड बना दीजिए या जनप्रतिनिधियों को भी इन्वॉल्व कीजिए। उन्होंने नहीं किया, तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ कहने से तो न होगा, तो हम उनका समर्थक हो गए। उसी प्रकार से राशन कार्ड का है, बड़ी अच्छी बात की थी, हमने समर्थन किया था कि जिसका राशन कार्ड न भी बना हो सबको बनाइए और सबको लाभान्वित कीजिए। इससे बढ़िया निर्देश क्या हो सकता है? लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
तो उसको हम दर्शा रहे हैं। हमारा कहना है कि जो वस्तु स्थिति है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, न हम किन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, न हम किन्हीं का विरोध कर रहे हैं। हम सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा कीजिए तो आरक्षण का भी मामला ठीक हो जाएगा और इधर हम लोगों का भी मामला महागठबंधन में या फिर नीतीश जी के साथ जाए। देखिए, यही हम विडम्बना समझते हैं और अपना दुर्भाग्य समझते हैं। आप लोग तो भाई बहुत इंटेलिजेंट काबिल आदमी होते हैं कि जो हम बोलते हैं जो मेरी बात की भावना है वो सेकंड लाइन उसको दे देते हैं, फर्स्ट लाइन वही देते हैं जो आप बोल रहे हैं। आपकी भावना क्या है? वही तो बोल रहे हैं। पहला आप रामविलास पासवान जी का ले लीजिए। रामविलास पासवान जी ने कहा है कि शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का जो मामला है ये बहुत अच्छा मामला है, सरकार को सोचना चाहिए, इसके लिए गोलबंद होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। हमने कहा कि अगर माननीय रामविलास पासवान जी इस बात को समझते हैं, देर ही सही समझते हैं कि स्वागत योग्य है, लेकिन वो मांग किससे कर रहे हैं? वो भारत सरकार में हैं, कदावर मंत्री हैं। तो जब गैर शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए आरक्षण का मामला आया तो संविधान संशोधन करके आरक्षण के मामला को संविधान के 9वीं सूची में डाल दिया गया। जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बवाल हुआ तो भारत सरकार ने माना यथावत उसको रहने देंगे। लेकिन ये दोनों ऐसा मामला है कि हाईकोर्ट के द्वारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ शेड्यूल कास्ट के विपरीत बातें आ रही है। तो इसीलिए हम लोगों की मांग रही है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट हो या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण का मामला हो, इसको भी संविधान के 9वीं सूची में डालें। तो इसके लिए रामविलास पासवान जी सक्षम आदमी है। अभी आप बोले कि आप टाइम देंगे 25 तक। हाँ। इसलिए 2 बैठकों में राजद आपसे अलग हो गया, आपके चलते कोई काम नहीं कर पा रहे, नहीं निर्देश देते, नहीं बैठक देते, नहीं सब लोगों को कहते कि ये काम करो वो काम करो, तब न कर सकते। अच्छा, आप भी सीएम रहे, सीएम चाहेगा और कोई काम नहीं होगा, ऐसा भी है? मुख्यमंत्री चाहे और कोई काम डीएम नहीं माने या उसका सेक्रेटरी नहीं माने, है ऐसा संभव? बहुत ऐसा होता है। आपके साथ ऐसा हुआ है? हमारे साथ कैसे हो जाएगा? हमारे साथ कैसे होगा? हमारे साथ तो आप लोग मानने चाहिए कि हमारा कोई पदाधिकारी नहीं था, हम इलेक्टेड नहीं थे। अगर इलेक्टेड होते ना तो 9 महीना में जो काम किया उसे 10 गुना काम और करके हम बतला देते समझते बिहार में। लेकिन पदाधिकारियों के चलते थोड़ा सा हम चुक गए थे। 3 महीना 4 महीना उनको हमको समझने में या उनको हमको समझने में लगा। इसलिए ये मत कहिए। नीतीश कुमार जी प्रशासक हैं, अच्छा हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, जाको पिया माने वही सुहागिन। काम नहीं हो रहा है, अभी बोल रहे हैं मनरेगा घोटाला हो रहा है, तो हो रहा है, तो उनका निर्देश नहीं पालन कर रहा है तो उनको चाहिए, यही तो निर्देश उनको सजेशन दे रहे हैं कि आप थोड़ा जनप्रतिनिधियों का सहयोग लीजिए। क्यों नहीं पालन कर रहे? और नहीं ले रहे हैं, उनकी गलती है। अगर जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व होते तो नीचे के पदाधिकारी इतना मोनोपोलाइज नहीं होते, सारा काम ठीक हो जाता। लेकिन नहीं माना, वहाँ पर गलती उनकी है। अधिकारी लोग 2 अल्टीमेटम सर 31 दिसंबर 2019 का या 30 दिसंबर 2019 का, अब दूसरा अल्टीमेटम है 25 जून 2020 का। तेजस्वी यादव कह चुके हैं, उनका बयान आ चुका है कि जीतन राम मांझी जी अगर कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हम उसकी चिंता नहीं करते। तो क्या लगता है इस बयान के बाद कितनी उम्मीद है कि इस दूसरे अल्टीमेटम को सीरियसली लिया जाएगा? जी बोले हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोगों ने कहा है 25 तारीख हर हालत में हम लोगों का डिसिसिव पॉइंट होगा। उस दिन हम लोग जो भी फैसला लेना होगा वो अंतिम फैसला हो जाएगा। उसके पहले उसके बाद हम लोग वेट करने की स्थिति होगी। हो गया ना?